सारा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखिए। हर आती हुई सांस हमारे शरीर के अंगों को ठंडक पहुंचा रही है और हर जाती हुई सांस हमें रिलैक्स कर रही है, हल्का कर रही है। सारा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर रखेंगे। कोई भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। पूरी तरह से फोकस होके अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर। अब अपने शरीर को स्थिर करेंगे, शांत करेंगे। अपने दोनों पैरों के तलवे, अंगूठे, उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे। दोनों पैरों की काफ मसल्स को लूज करिए। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ देंगे। दोनों थाइस को रिलैक्स करिए, मसल्स को। अपने लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन मसल्स को, पेट के निचले हिस्से, पेट के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने कमर, बैकबोन और पीठ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। उंगलियों को लूज करिए। अपने चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए। फोरहेड के मसल्स को लूज करेंगे। पूरा शरीर सर से लेके पैर तक रिलैक्स है, शांत है। शांत होते हुए मन, स्थिर शरीर के साथ उस ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। तो आइए हम सब मिलके उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को इतनी खुशियों से और सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, नियामतों से नवाजा हुआ है। उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे और चेहरे पे एक प्यारी सी हल्की सी मुस्कान। हे ईश्वर, आज के पूरे दिन को खुशियों से भरने के लिए और सर्वोत्तम बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आपके प्यार की और कृपा की बौछार से और आपके निरंतर आशीर्वादों से मेरा जीवन लगातार आशीर्वादित हो रहा है और मेरा शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों ही हर आने वाले दिन पहले से कहीं अधिक खिलती जा रही हैं, पहले से अधिक बेहतर होती जा रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हे ईश्वर, इस सुंदर सी दुनिया को बनाने के लिए, पृथ्वी को बनाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। इस धरती पर मुझ आत्मा को इस मनुष्य का शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मनुष्य के शरीर के साथ साथ इस धरती पे रहने वाले मेरे माता पिता को मेरे जीवन में देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। माता पिता के त्याग के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके ढेर सारे आशीर्वादों के लिए दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। आपने जीवन भर मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे संस्कार दिए, इस संसार से मेरा परिचय कराया। इसके लिए मेरे माता पिता का बहुत बहुत आभार है,
धन्यवाद है। इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे शरीर के हर अंग का, हर पार्ट का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे बालों का धन्यवाद है जो मेरी सुंदरता को बढ़ाते हैं। मेरी आंखों का धन्यवाद है जिससे मैं सुंदर से सृष्टि को, दुनिया को, लोगों को मैं देख पाती हूँ, अपनों को देख पाती हूँ, खुद को देख पाती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे कानों का धन्यवाद जिससे मैं लोगों की आवाज, अपनी आवाज और मधुर संगीत सब कुछ सुन पाती हूँ। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरी जिह्वा का धन्यवाद है जिससे मैं हर तरह के स्वाद, खाने के तीखे, चटपटे, मीठे, हर तरह के स्वाद का आनंद ले पाती हूँ। मेरी नाक का धन्यवाद जिससे मैं सांसों को ले पाती हूँ और खुशबू को आनंद कर पाती हूँ। हर तरह की खुशबू का, खाने की खुशबू, इत्र की, परफ्यूम की, फूलों की खुशबू, हर खुशबू को देने के लिए मेरी नाक का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरी दांतों का आभार जिसकी वजह से मैं खाना चबा चबा के खा पाती हूँ। इतने स्वस्थ मजबूत दांतों का, स्वस्थ मसूड़ों के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे गालों का धन्यवाद है। मेरी गर्दन का धन्यवाद है जो मेरे सर को थामे रखती है। मेरे कंधों का, मेरे हाथों का, मेरी उंगलियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो मेरे साथ मेरे कई कामों को करने में मेरी मदद करते हैं। मेरी उंगलियों का आभार जिसकी वजह से मैं लिख पाती हूँ, मैं चीजों को पकड़ पाती हूँ। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे पैरों का धन्यवाद जिसकी वजह से मैं चल पाती हूँ, खड़ी रह पाती हूँ, एक्सरसाइज कर पाती हूँ। ये पैर हैं तो सब कुछ है, मैं हर जगह जा पाती हूँ। इतने स्वस्थ और मजबूत पैरों को देने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे पैरों का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार मेरा साथ देने के लिए। मेरे हृदय का बहुत बहुत आभार जिसमें कृतज्ञता की भावना हर दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे मन का, बुद्धि का, विवेक का, मेरे मस्तिष्क का बहुत बहुत आभार जो मुझे कल्पना करने में मेरी सहायता करता है, मुझे सोचने में, समझने में, निर्णय लेने में मेरी हेल्प करता है। बहुत बहुत आभार। मेरे शरीर के हर एक अंग का आभार है, धन्यवाद है, जो लगातार मेरे लिए सुचारू रूप से काम कर रहे हैं ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। एक एक कोशिका का, एक एक सेल का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। मेरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो लगातार मुझे बचा के रखती है। लगातार मेरी सेवा करने के लिए मेरे शरीर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रकृति में मौजूद उन पांच तत्वों का आभार, मेरे शरीर में मौजूद उन पांच तत्वों का धन्यवाद जिसमें लगातार आपने संतुलन बना के रखा है। इसके लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद है मुझे सहारा देने के लिए, जीवन देने के लिए, चलने के लिए जमीन देने के लिए, खाने के लिए भोजन देने के लिए, रहने के लिए छत देने के लिए। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अमृत जल पिता का धन्यवाद है जिसकी एक एक पानी की बूंद से मुझे जीवन मिलता है। पानी के उस हर रूप का धन्यवाद जिसको मैं अलग अलग रूपों में यूज करती हूँ अपने कामों में। वर्षा के पानी का, नदियों के पानी का, समुद्र के पानी का आभार इस धरती पर संतुलन को बना के रखने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वायु देवता का आभार है मेरे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में रहने के लिए, जिसकी वजह से आज मैं जीवित हूँ, मैं सांसों को ले पा रही हूँ। बहुत बहुत आभार मुझे जीवित रखने के लिए। प्रकृति में मौजूद उस हवा का धन्यवाद जो ऑक्सीजन के रूप में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का संतुलन बना के रखने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अग्नि तत्व का आभार
मेरे खाने को पचा के मुझे ऊर्जा देने के लिए, बाहर मौजूद उस अग्नि तत्व का आभार खाने को पकाने के लिए। मित्र सूर्य देव का आभार इस संपूर्ण सृष्टि को, धरती को रोशनी से भरने के लिए, प्रकाश को देने के लिए और हमें एक नए दिन की शुरुआत का आरंभ करने के लिए, शुरुआत देने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस खुले आसमान का धन्यवाद, जिसकी तमाम शक्तियां हमेशा मेरी रक्षा करती हैं और मुझे मोटिवेट करती हैं समय समय पे। उन शक्तियों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है मेरे साथ रहने के लिए और मेरी रक्षा करने के लिए। मेरे शरीर में मौजूद उस आकाश तत्व का धन्यवाद, जो मेरे सभी अंगों को जगह दे रहा है, मेरे अंगों को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, काम करने की सुचारू रूप से उनको जीवन दे रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे जीवन में आए बचपन से लेके आज तक सारे अध्यापक, टीचर्स, गुरुओं का आभार, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे समझने की दुनिया को, मुझे सोचने का तरीका मेरा बदला। उन सभी गुरुओं का मेरे जीवन में होने के लिए और आने के लिए और रहने के लिए, लगातार मुझे ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। बचपन से लेके आज तक जो भी धन मेरे ऊपर खर्च हुआ या जो भी धन यूज हुआ मेरे ऊपर, उस धन का जो पढ़ाई के रूप में, खाने के रूप में, फीस के रूप में, घूमने फिरने के रूप में, उन सारे धन का मेरे जीवन में होने के लिए, हे ईश्वर, बहुत बहुत आभार है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और वो धन आज जो मेरे पास इस समय मौजूद है, कैश के रूप में, बैंक में, अकाउंट्स में, खुशियों के रूप में, समृद्धि के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, उस सारे धन का और नए नए अवसरों के रूप में मेरे जीवन में मुझे देने के लिए बहुत बहुत आभार है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी धन मेरे जीवन में आने वाला है, कैश के रूप में, खुशियों के रूप में, अवसरों के रूप में, उन सारे धनों का बहुत बहुत स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है, आभार है, धन्यवाद है। मेरे आसपास मौजूद हर चीज का धन्यवाद है। इस जूम लिंक का धन्यवाद है। अहिरे सर का धन्यवाद है इसको अरेंज करने के लिए। विजय सर का बहुत बहुत आभार इस सेशन को चलाने के लिए। पूरी टीम का धन्यवाद है। आप सबका धन्यवाद है यहाँ पर होने के लिए, अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मेरा स्वयं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे जीवन में जितने भी मित्र हैं, प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं खुश रह पाती हूँ। मेरे परिवार का, जीवन साथी का, बच्चों का धन्यवाद। उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे परिवार में सभी के बीच में आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, समझ देने के लिए, एक दूसरे के सम्मान की भावना देने के लिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के इमोशंस को लगातार बढ़ाने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। इस जीवन का धन्यवाद है। इस पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का धन्यवाद है। मेरे जीवन में जो लगातार चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं और जो लगातार मुझे ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आने वाले दिनों में लगातार मेरे जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं और जो चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, उन सब के लिए हे प्रभु, आपका बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए और खुद को आशीर्वाद करिए, दीजिए। ढेर सारी ब्लेसिंग्स स्वयं को हम देंगे खुद को। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ,
मैं सुरक्षित हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं पूरी तरह से धन की चुंबक हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ सब कुछ पाने के लिए। ईश्वर सदा मेरी रक्षा करते हैं। मैं पूरी तरह से ईश्वर द्वारा दी हुई सुरक्षा के घेरे में रहती हूँ। आई एम ब्लेस्ड। आई एम हैप्पी। आई एम पीसफुल। आई एम मनी मैग्नेट। आई एम फॉर्चुनेट। I am safe and secure from all the directions. God is always with me. He protects me in every and each situation. I am open and receptive. I am ready to receive everything in my life. मैं पूरी तरह से तैयार हूँ हर तरह की खुशी, धन, पैसा, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटीज, एबंडेंस को पाने के लिए। मेरा स्वयं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को धीरे से नीचे लेकर आएंगे। अपनी आंखों को खोल लीजिए और पानी को पी लेंगे। देखिए, अब सभी लोगों ने प्रेयर, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रार्थना जरूर की होगी मेरे साथ आंखों को बंद करके। जब आप रोज प्रेयर करते हो आईज को क्लोज करके, उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं हर उस चीज के लिए, और जब हम खुद को ब्लेस करते हैं, तो ये जो हम खुद को आशीर्वाद देते हैं बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये अभी शुरुआत में समझ में नहीं आती है, एक दो दिन, लेकिन जब आप लगातार इसको महीने महीने हो जाते हैं और आप खुद को हाथ रख के ब्लेस करते हो, और आप जो बोलते हो फिर उसके बाद जो पानी है उसको पी लेते हो, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में जो जो चीजें आपने अपने लिए बोली है आशीर्वाद के समय, वो कैसे होना शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक के बाद एक सारे ड्रीम एंड डिजायर्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं। उनको ना पूरे होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, यदि आप ये पावरफुल टेक्निक्स को लगातार करते रहते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल है। और बहुत, किसे कहते हैं ना, बहुत जब होने लगेगा, जब आप इसके स्वाद को चखना शुरू कर दोगे जीवन में, क्योंकि कई बार क्या होता है, चीजें तुरंत नहीं होती हैं। अब हमने पिछले कितने गड्ढे अपने जीवन में खोद रखे हैं, उन सबको भरने के बाद ही हम जो लिखते हैं उसका असर आना शुरू होता है। कई बार एक दिन में ही आना शुरू हो जाता है, दो दिन में, एक महीने में, लेकिन आता जरूर है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों की शेयरिंग सुनती थी पहले, तो सब यही कहते थे हम 4 साल से कर रहे हैं, हम 3 साल से कर रहे हैं। जब बड़े बड़े ड्रीम एंड डिजायर्स को पूरा करने के लिए थोड़ा लगातार, छोटे छोटे मिरेकल्स तो हो जाते हैं, फटाफट हो जाएंगे। ये काम हो गया, पार्किंग मिल गई, वो छोटे से अमाउंट पैसा आ गया, लेकिन हम काम भी, हमें बड़े बड़े भी अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो चलिए, ये तो बातें हो गई। हम अर्थ पे ढूंढ ढूंढ के, हम कहते शुक्राने लिख रहे थे धरती माँ पे, हमने लगभग सभी कुछ कर लिया है। लेकिन आज जो है, जीव जंतु, पशु पक्षियों पे लिखेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये भी आती है कि हम क्यों लिखें इनके ऊपर, जीव जंतुओं पे, पशु पक्षियों पे। इसलिए इन पर लिखना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं इन लोगों के लिए, तब हमें समझ में आता है कि हम भी इस नेचर का एक हिस्सा हैं। जैसे जीव जंतु और पशु पक्षी हैं, हम भी, हाँ हाँ, सारी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले हम क्या सोचते थे, हम बहुत ऊपर हैं, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे जैसे साइंटिस्ट हो, जो भी हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। नेचर जब चाहती है तो ही व्यक्ति कुछ कर पाता है। तो जब हम ये ग्रेटिट्यूड लिखते हैं इन लोगों के लिए, तो उसका असर ये होता है कि हमारी ईगो कम होती है।
प्लस हमारा जो माइंड सेट है ना, उनको देखने का नजरिया बदलता है। क्योंकि हमें जानवर पसंद नहीं आते, कई लोगों को मैंने देखा है कुत्तों को देख के ही गुस्सा आने लगती है उनको, बहुत बुरा लगने लगता है। लेकिन जब आप ये सब करते हो तो आपको समझ में आता है कि एक इकोसिस्टम है, एक पार्ट है। जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये है नेचर के लिए, हम भी उतने ही मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा लेवल नेचर के लिए या भगवान के लिए बहुत ऊपर है। हम तो जितना काम करते हैं, कर्म करते हैं, उससे हम जरूर उनके क्लोज में आ सकते हैं। तो हमारी ईगो कम होती है, एंजाइटी कम होती है, हमारी स्लीप पे असर पड़ता है, फिर हमारे जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। जो रिलेशनशिप पे हम लगातार ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन जब हम अर्थ पे ढूंढ ढूंढ के करते हैं, तो हम ग्राउंडेड तो होते ही हैं, नेचर से हम जुड़ते हैं। और जितना ज्यादा आप नेचर से जुड़ के रहोगे, तो उसका असर आपके लाइफ पे पड़ता है। क्योंकि आप जब भी कोई चीज लिख लेते हो ना, तो आपको याद आने लगती है, हम बहुत सी चीजें भूल जाती हैं। इवन मैं अपना बता रही हूँ, मुझे ये भी नहीं याद रहता है कि मैंने क्या क्या कोर्स किए हैं। जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो मुझे याद आता है, अरे मैंने तो नेचुरोपैथी भी किया है, मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, मैंने ये कोर्स, मतलब मुझे भी याद नहीं रहता है। जब लिखते हैं तो फिर वो एक बार आपने लिख लिया उसको, तो वो आपको हमेशा ही याद रहेगा। अब जैसे आपके कोई रिलेशंस खराब है, किसी से रिश्ते अच्छे नहीं है, ये हम सोच रहे हैं कल करेंगे ये वाला टॉपिक। तो उसमें क्या होता है, आप ढूंढ ढूंढ के उस व्यक्ति की जब अच्छाई लिख लेते हो, तो आपको फिर जब भी उससे मिलोगे तो उसकी अच्छाई पे आपका ध्यान जाएगा, उसकी जो आपका माइंडसेट उस व्यक्ति को देख के उसकी बुरी चीजों पे ध्यान कम, अच्छी चीजों पे ज्यादा जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड राइटिंग का यही मतलब होता है कि किसी भी गलत चीज को या किसी कमी को सही ठहराना नहीं होता है। वो सारा काम हम अपने माइंड सेट के लिए करते हैं, खुद के लिए। हमारा दिमाग हल्का होता है, हमारा सोच अच्छा होता है, और उसका असर हमारे जीवन पे आता है। सीधी सी सिंपल सी बस यही बात है, ग्रेटिट्यूड का मतलब यही होता है। कोई भी चीज बदलना नहीं, खुद को बदलना है। और उसका असर हमारे सारे फील्ड्स में, सारे रिलेशंस पे पड़ता है। तो इसकी शुरुआत आज, सबसे पहले आप आज की हेडिंग डालिए, और ग्रेटिट्यूड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। और उसके बाद आज की डेट डालेंगे। डेट आज 20th है, 20 तारीख है, 20 ही तारीख है, देख लेती हूँ। यस। और ग्रेटिट्यूड राइटिंग कभी भी ज्यादा नहीं होती है, लगातार लिखते लिखते कई लोग सोचते हैं अब क्या ही जाऊं क्लास में, हो तो गया, इतना सब कुछ तो लिख लिया। लेकिन इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाती है। बुक्स के साथ तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के जब हम अलग अलग करते हैं तो हम और हमारा जुड़ाव बढ़ता है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स पे लिखेंगे, बाद में बर्ड्स पे। तो एनिमल्स में सबसे पहले काऊ पे लिखेंगे, गाय पे। गाय से हमें क्या क्या मिलता है, बहुत सी चीजें मिलती है, दूध, दही, पनीर, घी, कितनी चीजें हमारे जीवन में, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इवन उसका जो गोबर है, मतलब गाय की एक एक दी हुई चीज हमारे लिए यूटिलाइज होती है। गोबर का गांव में कितना यूज होता था पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे धन्यवाद गाय का, काऊ का। हमें न्यूट्रिशन से भरे हुए दूध को देने के लिए, बचपन से सभी ने गाय का दूध पिया है। गाय का दूध जो होता है बहुत हल्का होता है, और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। और उस दूध से हमें पनीर मिलता है, दूध मिलती है। धन्यवाद गाय माँ का, गौ माता का, जो भी, काऊ का। हमें गोबर के रूप में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, गोबर देने के लिए, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, खेती होती है उसमें। गांव में तो इसके उपले बनाते हैं, और मिट्टी का घर है तो कली जैसे हम लोग कहते हैं, लीपते हैं उससे। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए।
प्रकृति का आभार है, धन्यवाद है धरती माँ को। धन्यवाद है गाय माता का, हमें घी, पनीर, दही, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को देने के लिए, जो आज अलग अलग मार्केट्स में चीज, मेयोनीज, यानी क्या क्या रूप में बन के आ रहे हैं। हमारे जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए। इस नेचर में सारे एनिमल्स और जितने भी हैं सब का एक रोल है। जब नेचर देखती है प्रकृति की इसका कोई रोल नहीं है, तो वो नहीं रहते हैं कीड़े मकोड़े, फिर वो चले जाते हैं, लेकिन हर एक कीड़े मकोड़े का रोल है। क्योंकि एक चाइना में एक घटना हुई थी, 90s 50s की है कि 40s की, मुझे ईयर तो याद नहीं है। तो उस समय उन लोगों ने क्या सोचा कि जितनी भी चिड़िया होती है ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है चाइना में। उन लोगों के उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वहां का जो, चूंकि वहां पे तो डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां तो वो अलग एक टाइप का अलग सिस्टम है वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, सारे चिड़ियों को मरवा दिया। वहां पे उस समय एक ऐसा अभियान चला कि चिड़ियों को दौड़ दौड़ के मारते थे, उनको लगता था ये फसलों को नुकसान पहुंचा देती हैं, और उनको मार सारी एक एक लास्ट बर्ड तक उनको उन लोगों ने तड़पा तड़पा के ढूंढ ढूंढ के मारा कि फसलें, क्रॉप्स को नुकसान। और एक टाइम ऐसा आया कि चाइना में, जबकि वो सारी चिड़िया कीड़ों को खा जाती थी जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फसलों का बचाव ही करती थी, उन्हें समझ में नहीं आया, और उनके यहाँ भूखमरी हो गई। तब उनको समझ में आया, उनके साइंटिस्ट को, कि ये कितनी गलत उन्होंने किया। फिर वो बाहर से जाके वो चिड़िया की एक नस्ल को लेकर आए, फिर उन्होंने उसको पाला, फिर अपने यहाँ ग्रो किया। क्योंकि उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, आप कभी उसमें गूगल पे चेक करना, बहुत बुरा हाल हो गया था उनके देश में, खाने के लिए अनाज अनाज को वो तरसने लगे थे। तभी से तो उनके यहाँ ये कीड़े मकोड़े खाने की सिस्टम शुरू हुई। नहीं तो पहले वो बहुत, उनके यहाँ प्रॉस्पेरिटी थी, लेकिन वो आज तक, जितना हमारी कंट्री में मिट्टी में जितना फसलें होती हैं, अनाज होती है, उतना उनकी मिट्टी में नहीं होता है। लेकिन उन्होंने आज सिस्टम सब, उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, सब ठीक हो गया है। उन्होंने चिड़ियों को लाया, उनकी नस्लों को पाला पोसा बड़ा किया। तो आप समझ जाइए, इस प्रकृति में मौजूद एक एक कीड़ा मकोड़ा सब अपना एक रोल कर रहा है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। तो हमारा क्या रोल है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें भी पहचानना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में। तो धन्यवाद करना बहुत, ईश्वर के प्रति, नेचर के प्रति एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो अब हम करेंगे, हमने गाय का धन्यवाद किया, अब हम भैंस का धन्यवाद बफेलो का करते हैं। क्योंकि देखिए, दूध के और भैंस के दूध में अंतर होता है। जितना हमें क्रीम चाहिए, बहुत ज्यादा घी आज निकालना है, तो हम भैंस का ही दूध लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हमें शक्ति बढ़ाने के लिए, कहते हैं शक्ति बढ़ाने के लिए चाहिए, तो भैंस का दूध पीना चाहिए। दूध को देने के लिए भैंस का धन्यवाद। अब हम गोट पे लिखते हैं बकरी। आपको पता है, बहुत से लोगों को तो मालूम नहीं होगा कि हम काऊ का दूध और हम लोग बकरी का तो कोई दूध पीता ही नहीं है।
मुझे भी बाद में पता चला कि ये जो बकरी का दूध होता है, गोट का, ये बहुत मेडिसिनल होता है, बहुत गाढ़ा, और थोड़ा सा भी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में इससे एलर्जी है आपको या एसिडिटी है, गैस है, इतना लाइट और सुपाच्य होता है, तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। उसका टेस्ट शायद नहीं अच्छा होता उतना, मैंने तो नहीं पिया है, लेकिन उसके बारे में पढ़ा है कि बहुत औषधियों से भरा होता है बकरी का जो दूध होता है। तो कई इलाज में उसका यूज किया जाता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो इंटेस्टाइन को आराम देता है, हमारी आंतों को उससे फायदा मिलता है, सात्विक होता है, इम्यून प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बकरी के दूध से। तो बकरी के बहुत बहुत बकरी का धन्यवाद है। जहाँ पे गाय नहीं मिलती, भैंस नहीं मिलती, वहां कई लोग बकरी का ही दूध लेते हैं औषधि से भरे हुए दूध के लिए। जिस एरिया में वो रहती है वहां के लोगों का पोषण करती है, क्योंकि इनके दूध में एक फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब वो बहुत ही छोटे होते हैं इनके दूध के। और तो जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट सूट्स नहीं करते ना, गाय का, भैंस का, उनको बकरी का दूध सूट कर सकता है। गैस में, एसिडिटी में, सूजन है कहीं आपको, स्वेलिंग है, तो बकरी का दूध बहुत हेल्पफुल है। यस, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? कूल कला कैलाश लिखा हुआ है। हाँ द्वारिका जी। हाँ, वो बकरी का दूध मैंने पी हूँ। हाँ और उसकी चाय चाय भी पी हूँ मैंने। बहुत अच्छी लगती है मैडम। मेरे मम्मी के घर में थी दो बकरी। हाँ हाँ। तो वो उसका चाय भी बनाते थे, तो मैंने बहुत अच्छा, थोड़ा से दूध में तो चाय बहुत बनती थी। बहुत थोड़ा ही दूध बहुत फायदा करता है, बहुत औषधियों से हाँ, भरा होता है बकरी का दूध, बहुत बीमारियों वो में आंखों को इलाज। लगाने से भी फायदा होता है उसका। हाँ। आग जैसी आती है ना, वो बोलते क्या बोलते हैं उसको, आग आती है ऐसे, ये बंद हो जाती है आग। तो यस, हाँ, बहुत से हाँ, तो इलाज उसमें पहले भी जो है। डालने से। हम्म। हाँ, वो करते थे इलाज उससे। यस, मैंने थैंक पी यू। हूँ छोटेपन हाँ, में। हमने तो नहीं पिया है, लेकिन हमने पढ़ा है बकरी के दूध के बारे में, तो आप थैंक यू द्वारिका बताने के लिए यहाँ पे उस दूध के बारे में, ताकि सबको पता चले। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने दूध नहीं पिया होगा बकरी का, लेकिन बकरी हाँ, का नहीं दूध। पिए होंगे। हम हाँ निकाल भी थे। हाँ। निकाल अच्छा। निकाल के पीते थे। ओप्पो नाम है यहाँ पे किसी ने, ये रंजीत सिंह जी हैं। हाँ। हाँ मैजिकल मॉर्निंग मैडम। मैजिकल मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग। हाँ मैडम, वो अश्विन मैडम का भी चालू था उधर, मेरे मोबाइल से ज्वाइन करा था। हाँ हाँ। वो अच्छा। ये यहाँ पे कैसा है, हमारे बाजू वाले हैं तो उनका हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो उनको चालू करके दे दिया जूम। तो अच्छा सच में अच्छा। मैडम, बचपन में हम बकरी का दूध पीते थे, तो ठंड हम्म। काले में बहुत अच्छा रहता है, क्यों तो गर्म गर्म रहता है ना वो। हाँ, बहुत फायदा करता है, बहुत, मैंने बहुत सुना बहुत है, मैंने फायदा पिया करता है। नहीं है। बहुत सी बीमारियों में वो यूज किया जाता है। हमारे नानी क्या गए कि वही पीते थे मैडम हम। हाँ, बुखार भी कम होता है, देखिए किसी ने लिखा कि उससे बुखार कम होता है। यस यस मैडम। तो तो यदि किसी के पास जगह है तो बकरी रख के आप दूध यूज करिए, कई बहुत सी बीमारियों में यूज होता है। विजय जी भी बताना चाहते हैं, आप बताइए। यस यस। हाँ, थैंक यू रंजीत जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं तो डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद की डिग्री है मेरी। हाँ। तो आयुर्वेद में जिनको ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उनको हम बकरी का दूध एडवाइस करते हैं। अच्छा, अरे वाह। ये मुझे नहीं पता था, ट्यूबरकुलोसिस में भी बकरी का दूध पी बताते हैं ना। हाँ हाँ, ट्यूबरक्यूलोसिस में। ये अभी तक तो एसिडिटी, गैस, फीवर, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, ये सब भी पता था। और ये भी मैंने इसमें पढ़ा है, अपना गधा हाँ। रहता है, गधे का हम्म। दूध जब नया बच्चा पैदा होता है तो ओके। उसको 3 दिन रोज ऐसे 10-10 बूंद देते हैं। उसकी अच्छा इम्यूनिटी पावर लाइफ लॉन्ग स्ट्रांग रहती होती है उससे।
अच्छा, वाह, देखिए सब लोग सुन लीजिए। सर ने कितनी अच्छी बताई बात कि उससे इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। हाँ, रोज यानी 3 दिन देते हैं, आधा हाँ, चम्मच खाली। हाँ। तो ये मिल सके, यदि ऐसे घरेलू और इस तरह के देसी इलाज हो जाए तो कितना बढ़िया बढ़िया बात है। एलोपैथी से हम, एलोपैथी अच्छी है बहुत सी बड़ी चीजों के लिए, लेकिन हमें वहां नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी यदि हम छोटी छोटी इनिशियल स्टेज पे अपना ट्रीटमेंट करा लें। अब हमारा आता है, और एक चीज और नोटिस करिए कि नेचर ने हर जगह के लिए एनिमल्स भी अलग अलग बना रखे हैं। हर जगह एक जैसे एनिमल्स नहीं है, जहां जिसकी डिमांड है। किसने लिखा, जब हमारी प्लेटलेट्स कम होती है तो उसे बढ़ाते हैं बकरी का दूध। यस, कितनी अच्छी आज नई नई जानकारी मिली है। तो सब आप लोग लिख लीजिए हमारे प्लेटलेट्स को, ताकि याद रहे। जब ऐसे आसपास की कोई घटना होगी तो तुरंत याद आएगा कि बकरी के दूध से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। पहला तो बकरी के दूध से हमारी गैस कम होती है, एसिडिटी, स्वेलिंग भी कम में हेल्पफुल है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है, बकरी का दूध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एलर्जी में फायदा करता है ये। और दूसरा जो है, इन्होंने जैसे डॉक्टर सर ने बताया कि हाँ, उससे ट्यूबरकुलोसिस में बकरी का दूध की कुछ कुछ ड्रॉप वाई ड्रॉप दिया जाता था। और किसी ने बताया प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, वाइट प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए बुखार में। तो गोट कितनी यूजफुल है, थैंक यू गोट का। बकरी का। और हर जगह देखिए एनिमल्स अलग अलग हैं। अब जैसे कैमल है, जैसा अगला हम कैमल पे, ऊंट पे लिखेंगे तो वो डेजर्ट एरियाज में ही होता है, हर जगह नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। वहां पे जरूरत है, कहते हैं उसको ट्रैवलिंग के लिए कैमल ही यूज आता है वहां पे डिजर्ट एरियाज में, उसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। क्योंकि वहां के लोगों को ऊंट से पता है पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी में भी ऊंट जो है उसका दूध भी फायदा करता है, प्लस वो एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। लोग मतलब वहां पे रहने वाले लोगों के लिए जीवन है एक तरह से ऊंट जो है, कैमल। तो धन्य, क्योंकि वहां पे गाय भैंसे और ये बकरी नहीं होती है, तो वहां पे नेचर ने ऊंट को बना रखा है। धन्यवाद ऊंट का, कैमल का, जो रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को जीवन देता है। अब जो लोग डेजर्ट एरिया में गए होंगे कभी, अपने ही देश में राजस्थान है, वहां के डेजर्ट एरियाज में देखिए ऊंट बहुत है। वहां के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, मिल्क देने के लिए। कैमल का बहुत, क्योंकि वहां पे एक जगह से दूसरी जगह सामान, रेत होती है तो रेतों पे गाड़ियां नहीं चलने में दिक्कत होती है, तो ऊंट ही होता है जो यूज किया जाता है। क्योंकि सैंड पे वो स्लिप करती हैं, अब तो शायद बना दिया है रोड्स वगैरह भी वहां पे। हम बुल पे लिखेंगे, बैल पे। अब ये बैल किस लिए यूज होते थे, पहले जो है खेतों में, पहले तो ट्रैक्टर वगैरह कहीं कहाँ यूज होते थे, बैलों का यूज होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बैल गाड़ी में बैठ के लोग जाते थे। तो सबने देखा होगा, जो लोग गाँव में रहते हैं, एक गांव से दूसरी गांव में, हमने तो ये जैसे मूवीज में भी देखा कि कैसे वो लोग बैलगाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और खेतों में किसानों के लिए कितने हेल्पफुल थे पहले बैल, मदद करते थे। तो हम कहते थे जिसके पास 2 बैल है, 4 बैल है, वो अमीर होता था पहले। धन्यवाद बैलों का, जो खेती में किसानों की मदद करते थे।
फसलों को, मिट्टी को। ऑयल के प्रोसेस में भी, यस, मैंने याद हो, ऑयल के प्रोसेस में भी बैल को वैसे यूज किया जाता था। जैसे किसी चीज से ऑयल निकाला जाए तो उसको ऐसे घुमाने के लिए यूज करते होंगे, वो जो चरखी, उन्हीं का यूज होता था, वो गोल 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 घूमते हैं वो। तो धन्यवाद बैलों का। ऑयल को निकालने में मदद करने के लिए। धरती का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब हम पक्षियों पे, हम बर्ड्स पे लिखेंगे, याद करके जो हमें हमारे आसपास जो बर्ड्स हैं, जिनको हम रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं। और एक बात हमेशा ये देखिए, हर अर्थ में हर जगह जमीन एक जैसी नहीं है, एक जैसी मिट्टी नहीं है, एक जैसी जमीन नहीं है। तो हर जगह बर्ड्स अलग हैं, एनिमल्स अलग है, वहां की जो डिमांड्स है उस हिसाब से। क्योंकि ये सब क्या है, साइलेंट वर्कर्स होते हैं धरती माँ के, अर्थ के। और ये एक टीम होती है अर्थ की, ये पूरी टीम है, इसमें कोई बर्ड्स अपना काम ना करे, एनिमल्स अपना काम ना करें, हम अपना काम ना करें, तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। जूस निकलता है, यस। गन्ने का जूस निकलता है बैरों से? अच्छा। अच्छा, बाद में फैक्ट्रियाज आई, पहले निकलता होगा उसको। शुगर केन जूस निकलता है। यदि थोड़ा सा निकालना है तो यूज निकल सकता है, लेकिन बहुत मात्रा में निकालना है तो उसके लिए शुगर केन की फैक्ट्रीज होती है, गन्ने की फैक्ट्रीज होती है, चीनी मिल होती है, चीनी मिल्स में, शुगर फैक्ट्रीज में गन्ने को कलेक्ट करके जूस निकाल के गुड़ बनता है। फिर गुड़ से पूरे तमाम प्रोसेस, हमने बचपन में देखा है कि हम फैक्ट्रियों में घूमने जाते थे, तो पूरी मिल होती थी बहुत बड़ी, तो उसमें दिखाते थे स्कूल की तरफ से कि चीनी बनती कैसे है। तो वो पूरा हम प्रोसेस देखते थे। तो इतनी चीजें निकल गई बैलों की। अब हम पक्षी के लिए लिखते हैं, तो सारे पक्षियों का पहले हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो बीजों को फैलाते हैं। अब बीजों को कैसे फैलाते हैं, क्योंकि उनके पंखों में, पैरों में, जहां भी वो बैठते हैं चिपक जाती हैं प्लांट्स की सीड्स। फिर वो दूसरी जगह जब उड़ के जाते हैं तो वहां पे सॉइल मिलता है, वहां गिर जाते हैं, तो वहां पे न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से ये डिस्पर्सल में, फैलाने में मदद करते हैं। और जितने भी पक्षी होते हैं फसलों को बचाते हैं, कीड़ों कीड़ों को, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीड़ों को खाकर। तो धन्यवाद उन सभी पक्षियों का, चिड़ियों का स्पेशली, जो कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करती हैं। पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं ये पक्षी जो होते हैं। अब वो कैसे, अब याद करेंगे। पहले, सबसे पहले कौवे का, कौवा क्या करता है? क्रो, धन्यवाद है क्रो का, कौवे का। वो जो बचे हुए खाने हैं उनको खा के सफाई करता है, नेचर के एक तरह से कहते हैं क्लीनर है, मतलब सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है धरती के लिए। धन्यवाद है कौवों का। बचे हुए खाने या कोई ऐसी चीज, जैसे नहीं, डेड चीजें पड़ी हुई हैं, उनको खत्म, खा के सफाई कर देता है। कौवों का बहुत बहुत धन्यवाद, नेचर को, धरती को साफ रखने के लिए। धन्यवाद उन सारी चिड़ियों को जो सुबह सुबह मधुर ध्वनि से हमें उठाती हैं, उनकी आवाज सुन के
माहौल ही एकदम बदल जाता है। बर्ड्स चिर्पिंग अपने आप में मेडिटेशन में कितना यूज होता है ये साउंड, मधुर ध्वनि के लिए चिड़ियों की। और स्पैरो जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, वो जो गौरैया बोलते हैं ना उनको, हाँ, धन्यवाद है गौरैयों का। कौवों का क्या, क्रो को जो मतलब नेचर क्लीनर होते हैं, गौरैया स्पैरो क्या करती हैं, ये भी कीड़ों को ही खाती हैं, फसलों को बचाती हैं। आपको कुछ भी याद आ रहा है पक्षियों का तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। प्रवीण सिंधे जी ने हाथ हैंड रेज किया, यस। कौवे का हमारे वहां पे 10वीं में मतलब 10 10 क्रिया रहती है ना, तभी बहुत वैल्यू रखता है। अगर वो आएगा नहीं तब तक वो आत्मा पहुंचे नहीं, ऐसा सोच मत है, मतलब इतना कौवे का हाँ, वो हमारे वैल्यू है। यहाँ भी ऐसे माए, हम कहते हैं कि हमारे जो लोग चले गए हमें छोड़ के, तो जब वो पितृपक्ष चलते हैं तो उसमें कहते हैं खिड़कियों पे खाना रखो, कौवों को छत पे रखो, के आंगन में रखो, ताकि वो जब उन्होंने खा लिया तो इसका मतलब वो आए और खा लिए। तो अब ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है कितना सही है मालूम नहीं मुझे, लेकिन हमारे ये बिलीफ सिस्टम तो है। हमारे पूर्वज जो होते हैं पितृपक्ष में कौवों को पहला खाना जो भी बनता है, वो सबसे हाँ, पहला भोजन जो है कौवों को निकाल के देते हैं उन दिनों में। यस। हम्म। अब ये जो पिजन है, कबूतर है, ये क्या करते हैं, सीड का डिस्पर्सल करते हैं, मतलब एक प्लांट्स का जो बीज है दूसरी जगह फैलाते हैं। इनके जगह जगह बैठते हैं ना, जहां जहां पेड़ पौधों पे उसके बीज चिपकते हैं, जैसे हमने अभी जो लिखा, तो पिजन यही करते हैं। आजकल तो ये चला है कि पिजन से बहुत बीमारियां फैलती हैं, लेकिन इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड्स के डिस्पर्सल में ये मतलब बीजों को फैलाने में मदद करते हैं, धरती हरी भरी रहती है। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रो नहीं करते, वो अपने आप होते हैं, तो ये सब बर्ड्स ऐसा करती हैं। हम अब हम पैरट का धन्यवाद करेंगे। कबूतर आजकल तो एक ऐसा ही, एक कबूतर पैरट ही एक ऐसा बर्ड है, पक्षी है, जो हमारे लैंग्वेज को बिल्कुल हू बहू वैसे ही बोल लेता है जैसे हम बोलते हैं। जिसने भी पाला होगा उसने ये महसूस किया होगा कि आप यदि जो भी बोलो उसके सामने, तो कहते हैं ना तोते जैसे मत बोलो। तोते जैसे मतलब वो कुछ समझता तो नहीं, रट के बोल लेता है। आजकल कितनी रील्स भी आती हैं उस पे। तो इनका भी यही काम होता है, ये सीड्स को, बीजों को फैलाते हैं। सारे पक्षी लगभग सीड्स को फैलाने का ही काम करते हैं। कलर इनका ग्रीन होता है, नेचर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं ये। मैं छोटी थी तो हमारे पास एक पैरट था, हम जो भी बोलते थे वो वैसे ही बोलता था। वो किसी भी लैंग्वेज में आप बात करो उसके सामने, इंग्लिश में बोलोगे तो वो इंग्लिश में ऐसे ही वैसे बोल देगा। हिंदी में बात करोगे, कोई भी लैंग्वेज, उसको बस वो ऐसा है कि हमारी पूरी लैंग्वेज हू बहू वैसे बोल लेते हैं वो। आप शेयर करना ही थी किसी ने कि हाँ पला हो और कोई बोलता हो। अब हम बीज का धन्यवाद करेंगे, जो मधुमक्खियां होती हैं। सोचिए मधुमक्खियों का भी रोल, इतने छोटे से इंसेक्ट होती है, हमको क्या लगता है सिर्फ शहद देती है, शहद नहीं देती है, ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है। यदि मधुमक्खियां ना हो तो हमारा आधा खाना हमको मिलेगा ही नहीं।
हमें कुछ ही लिमिटेड तक खाना, बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत कम क्वालिटी वाला खाना मिलेगा। मधुमक्खियां क्या करती हैं, जब एक फूल पे बैठती हैं ना, तो वहां का जो वो पॉलिन्स होते हैं, पाउडर होते हैं पीले रंग के, वो उनके पैरों से, उनके उससे चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फूल पे बैठती हैं तो वहां पे उनका पॉलिनेशन हो जाता है। वहां से मतलब वो, अब ये तो पूरा साइंस वाली बात है कि वो बैठते हैं तो वो एंथर्स जो होते हैं, वो क्या होता है, पाउडर होता है, चिपक जाता है, फिर स्टिग्मा पे चिपक जाता है। फिर वो वहाँ ओवरी में जाके फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं, पूरा जो है उसका होने के बाद नया फल बनता है। यदि मधुमक्खियां ना हो तो पौधों पे यदि बीज डाले तो पौधे तो बन जाएंगे, फूल भी आ जाएंगे, फूल तो आ जाएंगे लेकिन फल नहीं बनेंगे। फल कैसे बनते हैं, ये बीज की वजह से बनते हैं। जब ये जा एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हैं, वहां से वो पॉलिन्स पाउडर्स को लेके जाती हैं, तो पॉलिनेशन होता है, तो तमाम फल बनते हैं। तो फल बनते हैं तभी तो सब्जियां, अनाज, ये तमाम जगह। और यूएस में तो एक जगह है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में आलमंड्स की जो फार्मिंग होती है, यदि ये बीज ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। बादाम की जो खेती है, वो उसको करने के लिए इन बीज को पाला जाता है कि वो खेती अच्छे से चले। नहीं तो ये बहुत मतलब माइन्यूट सी चीज। तो मधुमक्खी केवल शहद नहीं देती है, मतलब बहुत सी फलों को बनाने में मदद करती है। पौधे हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे, लेकिन फल नहीं बनेंगे। तो मधुमक्खियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। पॉलिनेशन के द्वारा, परायण हिंदी में कहते हैं, परागण, सॉरी परागण कहते हैं, हाँ। पॉलिनेशन परागण के द्वारा भोजन को बढ़ाने के लिए, वो अलग अलग अनाज होते हैं, इनसे सब्जियां होती हैं। और मधुमक्खियों का धन्यवाद है, शहद को तो बनाते ही हैं ये। जो कई हमारे मेडिसिन में यूज होती है। हनी टस्क हो गया, क्या क्या है मेडिसिन में। मैडम पिजन मोर। हाँ, पिकॉक, यस, पिकॉक क्या करता है, पिकॉक का धन्यवाद किस लिए करें हम, वो नेचर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और सबका कोई ना कोई रोल है, हम रोल जानेंगे तो हमें और उनपे हम और जुड़ेंगे नेचर से। और कुछ जैसे पॉलिनेशन होते हैं वो एयर से होते हैं, लेकिन ज्यादातर सब बीज और मधुमक्खियों के द्वारा ही होते हैं। तो बहुत हनी बीज फूलों को फल। तो धन्यवाद है हनी बीज का, मतलब बीज का, मधुमक्खियों का, फूलों को फल में बदलने के लिए, फ्रूट्स में। पिकॉक का बोला डॉक्टर साहब ने अभी, सर ने बोला अभी, उसके हिसाब से कहेंगे। धन्यवाद है पिकॉक का, नेचर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। कभी उसके जब पंख पंख फैलते हैं पिकॉक के, तो देखिए कितना सुंदर उसके पंख मार्केट में मिलते हैं, फैन बनता है उसके पंखों का। श्री कृष्ण भगवान को वो पिकॉक का जो था ना, वो बहुत, मोर पंखी बहुत पसंद थी। और हम लोग तो कहते हैं बुक्स में रख लो, हमारी मम्मियां हमको कहती थी किताबों में रख लो बेटा, इससे पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम लोगों के हर बुक में, हर नोटबुक में पिकॉक एक मोर पंखी रहती थी। पूजा के घर में रखते हैं उसको हम। उसका मेडिसिनल भी यूज है मैडम। उसका क्या यूज है बता दीजिए। वो मोर पंख लेते हैं, हाँ जब हिचकी लगती है ना, हाँ हिचकी, हिकअप, हाँ तो हाँ थोड़ा सा उसका चूर्ण करना है राख पे, यानी हल्का 1 मिनट में उसकी राख हो जाती है। हाँ। और वो थोड़ा आधा चम्मच शहद में मिक्स करके खाने से हिचकी बंद होती है उससे। अच्छा, उसके पंखों को चूरन बनाकर। पंखों, हाँ पंखों का। वो अच्छा विद इन सेकंड चूर्ण हो जाता है, यानी उसको ज्यादा आंच नहीं लगती है। अच्छा, ये सब लोग लिख लें ये वाला पॉइंट, धन्यवाद है पिकॉक के पंखों का।
जो चूरन फॉर्म में लेने पर हिचकी कब दूर होती है। अभी तक तो हम उसको सुंदरता के रूप में ही देखते थे, और पढ़ाई और चीजों को बनाना। और हमारे जो गुरु है ना जैन धर्म में, हाँ। वो पीछे लेते हैं मोर पंख की। उनके साथ वो ही रहता है हमेशा साफ सफाई करने के लिए, यानी कहीं भी बैठो तो हाँ। उससे वो जगह थोड़ा ये करके बैठते हैं। उनका यानी एक सिंबल ही है वो, पीछे हाथ में रहती है हमेशा 24 घंटे, मोर पंख अच्छा। की। हाँ, बहुत शुभ माना जाता है। मोर के जो पंख होते हैं ना, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हम लोग मतलब रिचुअल्स उसमें बहुत यूज करते हैं। द्वारिका जी का हैंड रेज है, कुछ करो वो। थैंक यू सर, थैंक यू इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो मोर के पंख का मैंने देखी हूँ क्या, वो जिसको लड़कियां रहती है लड़के नहीं रहते ना, हाँ। तो लड़का होने के लिए भी उसकी दवा बनाते हैं। अच्छा, ये तो नहीं मालूम है उसका। यानी अच्छा। मैं खुद, मेरे बहन को पहली लड़की थी, दूसरा और लड़की हो जाएंगी करके मैं गई थी साथ में। उन्होंने वो दवा बनाई, वो लाने के लिए बोले थे, तो मैं लेके गई थी दोनों बहन के लिए। छोटी है मेरी दो बहन, तो उनको हम्म। पहली 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 बार लड़की थी तो डर था कि दूसरी हम्म। बार और लड़की ना हो जाए। तो दोनों को लेके गई थी, वो पंख लेके गई थी, तो उसको उनने बारीक बारीक काट के उसको गुड़ मिला के उनने दिए थे। अच्छा। वाह। और बोले मतलब ये एक टाइम सुबह सुबह खाना करके। यहाँ तो बिलीफ सिस्टम ने काम कर दिया। आप उस मान लिया हाँ कि स्टूडेंट को खाने से ऐसा होगा, तो वैसा हो गया। हाँ तो बहुत सी चीजें बहुत हाँ। सी जगहों पे बिलीफ सिस्टम पे भी काम करती हैं। जो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है वो चीजें काम करती हैं। तो आज हमने देखा कि नेचर में हर एक इंसेक्ट, हर एक कीड़ा कितना अर्थवॉर्म है। जैसे हमने अर्थवॉर्म का धन्यवाद नहीं लिखा। अर्थवॉर्म जो होता है वो कितना क्या करता है, मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाता है। गोल गोल आपने देखा ना, कहीं कहीं जहाँ पे अर्थवॉर्म होता है, केचुआ, वहां पे मिट्टी गोल गोल हो जाती है। अब उसको क्या बोलते हैं जब मिट्टी हम्म। गोल गोल हो जाती है? कुकून बोलते हैं ना उसको, कुकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, कुकून फॉर्म बोलते हैं। तो वहां पे जहां भी अर्थवॉर्म होता है, वहां पे प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब फसलें बहुत हेल्दी रहती हैं। तो हम सबसे पहले हाँ अर्थवॉर्म, बराबर। हाँ अर्थवॉर्म का भी धन्यवाद कर लीजिए, याद ही नहीं आया उस समय। केचुए का, केचुए का धन्यवाद हाँ करेंगे। केचुआ, वो मट्टी पानी में ऐसी चिकनी चिकनी मट्टी होती है वहां से। हाँ, कीड़ों में खेती ना में तो वो धन्यवाद। अच्छे होते हैं, चावल वावल उसमें, हम्म। चावल भी अच्छे होते हैं उससे। हाँ, तो जो लोग खेती चावल बाड़ी की से खेती जुड़े है, हैं। हाँ हाँ। हाँ। हाँ खेती है ना, हमारे घर में खेती है चावल की। हाँ देखो, थैंक यू द्वारिका जी, थैंक यू। तो जिनकी खेती बाड़ी है ना, उनको मालूम है कि अर्थवर्म कितना बेनिफिशियल होता है खेती बाड़ी के लिए। तो धन्यवाद केचुए का। मतलब नेचर आप देखो कि नेचर कितने अच्छे से हर एक कीड़े को भी बनाया है ताकि जीवन चल सके, इकोसिस्टम बैलेंस चल सके। तो अब हमें समझ में आया कि इकोसिस्टम में हर एक कीड़ा भी कितना इम्पोर्टेंट है। और हम भी उतने ही उन्हीं के बराबर हैं, हम उनसे बहुत ऊपर नहीं है। बस हमारे पास सोचने की शक्ति है। ईश्वर ने हमें पावर दे रखी है सोचने की। बस उनमें और हम में यही अंतर है। यदि हम ये सब करते हैं तो हमारा ईगो खत्म हो जाता है और हम नेचर से बहुत जुड़ जाते हैं। हर चीज के लिए हमारी फीलिंग्स बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये है ग्रेटिट्यूड करने का मेन जो मोटो होता है, वो यही होता है। ईगल भी सफाई करता है। यस, आज हमने चील का नहीं लिखा, ईगल। तो धरती की जगह पे जहाँ पे अलग अलग आप देखो, पहाड़ों पे या ऊंचाई पर ईगल मिलते हैं, चील जो होते हैं। तो चील क्या करते हैं, दूर से देख लेते हैं कि कोई चीज मरी हुई पड़ी है या कोई डेड, तो उसको पूरा खा के खत्म कर देते हैं। एक तरह से वो भी क्लीनर का काम करते हैं। कौवे तो जैसे आसपास की चीजों को सफाई करते हैं। ईगल तो बहुत दूर तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनिमल्स। आप देखो कि जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे अलग एनिमल्स होते हैं, शीप्स होते हैं, उनके ऊन, उनसे ऊन बनते हैं ठंडों में पहनने के लिए। तो आकृति मिश्रा केचुला से क्वेश्चन का पढ़ नहीं पाई, वो पहले ही खत्म हो गया।
तो कितने फायदे हैं ये जंतुओं से, पशु पक्षियों से, सारी चीजों से। किसान का मित्र कहते हैं खेती में। तो आकृति जी ने चैट बॉक्स में डाला है कि किसान का मित्र कहते हैं केचुए को। तो धन्यवाद है केचुओं का कि हमें इतनी मदद करते हैं कि इनको पाला जाता है मिट्टी के अंदर, कि कहीं से ये आ जाए तो खुश हो जाता है कि मिट्टी जो है अच्छी है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो हमारा और ये चीलों का धन्यवाद हो गया। लिख लीजिए, चीलों का नहीं लिखा है तो आज हम पूरा ही खत्म कर लें इसको। मैडम आर्थवर में ना एक दिन में 3 फीट नीचे जाता है हाँ और 3 फीट ऊपर आता है। जो डायरेक्शन से जाता है दूसरे डायरेक्शन से ऊपर आता है। हाँ। तो जमीन में स्पोर्स ज्यादा होते हैं तो रूट्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है और पानी भी जल्दी नीचे जाता है। यस, मतलब ये मिट्टी को एयरी बनाता है, हवा जाने की हाँ। जगह बनाता है गोल गोल करके। यस, और जो बहुत डायरेक्शन से जाता है ब्यूटीफुल। अलग डायरेक्शन से ऊपर आता है। एक हाँ, दिन में 3 फुट नीचे जाता है और 3 फुट ऊपर आता है। देखा, आज हमारा ये सेशन जो है नॉलेज सेशन भी हो गया। मतलब ग्रेटिट्यूड के साथ साथ हमें नॉलेज भी हो रही है हर चीज की, कि कैसे चीजें काम कर रही हैं हमारे लिए, और कैसे मतलब एक एक चीज इसमें इन्वॉल्व है। तो आज की क्लास हम, अब टाइम ऊपर हो गया है, 8:04 हो रहा है, हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की है। यदि हम शुक्राना लिखेंगे एक एक चीज को ढूंढ के तो कम है। अभी तो जैसे ठंडी जगहों का हमने नहीं लिखा, उनका लिखिए, तो उनका भी लिखना चाहिए। अब हम कभी और करेंगे, कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, ताकि हमें हर चीज से हम जुड़े रहें। आप सबको अभी ये सेशन चाहिए क्योंकि सर की क्लास अभी 1 तारीख से स्टार्ट होगी। कंटिन्यू रखो मैडम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सेशन को यहीं खत्म करते हैं। इसके पहले भाई अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और बोलेंगे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा टुडे आ इज द गया, बेस्ट मजा डे आ ऑफ गया, माई लाइफ, मजा आ टुडे इज गया। द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे। बेस्ट टुडे डे, इज द यस, बेस्ट आज का डे। दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन है। और हम दिन प्रतिदिन अच्छे ही होते जा रहे हैं, पहले से बेहतर। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो ये हमारे जीवन का, दोनों एफर्मेशन लगातार बोलते रहने हैं। तो 5, लेकिन ये 2 भी बोल लिए तो बहुत है। और बाकी तो हम जब ब्लेसिंग देते हैं खुद को तो सारा थोड़ा बहुत कवर कर ही लेते हैं। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, हम कल मिलेंगे। बाकी सब शेयरिंग हो चुकी है। तो थैंक यू एवरीवन, अब कल मिलते हैं इसी की आशा के साथ। सबको बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा और ढेर सारी ब्लेसिंग, मैजिक डस्ट है आप सबकी लाइफ पे। जितने लोग भी सेशन में आते हैं, सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, समृद्धि आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ढेर सारा स्वास्थ्य, हेल्थ, पैसा, सब कुछ आए आपके जीवन में। थैंक यू। ईश्वर से मेरा यही प्रार्थना है आप सबके लिए। थैंक यू एवरीवन।